प्यारे बच्चों, मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के अध्याय 9 चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे, जो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में बेसिक नॉलेज के तौर पर हमने इसको पढ़ा है। आज हम पुनः जो है उसको हम प्रारंभिक से लेकर के आगे तक हम उसको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की चर्चा करते हैं। तो प्रकाश को पढ़ने से पहले आज के हमारे इस लेक्चर का जो कंटेंट है, इस कंटेंट को पहले आप एक नजर देख लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में जो पहला हमारा कंटेंट है, प्रकाश के बारे में हम जानेंगे, लाइट क्या है। दूसरा हमारा कंटेंट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। हमारा चौथा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, स्फेरिकल मिरर द्वारा जो है हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम दर्पण का समीकरण जो है हम स्थापित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में पहले हम सुनते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में अक्सर आप हम सुने होंगे और आप जानते भी होंगे प्रकाश के बारे में। पुनः एक बार मैं उसको डिफाइन करता हूं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की संवेदना को प्रभावित करती है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यही एट द टाइम आपको जो है भौतिक विज्ञान आपको लर्न हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम NCERT के हिंदी माध्यम के पाठ्यक्रम को लेकर के आपके बीच आए हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश को जानते हैं, प्रकाश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की संवेदना को प्रभावित करती है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसका अभिप्राय आप समझ सकते हैं कि बिना प्रकाश का हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अभी हमको आप देख रहे हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने अभी डिफाइन किया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की संवेदना को प्रभावित करती है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बिना प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का देख पाना संभव नहीं है। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का देख पाना संभव नहीं है। अब हम ये जानेंगे कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तथा प्रकाश का निर्वात अथवा वायु में दोनों में जो है चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रकाश का इंट्रोडक्शन था। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। उस इंट्रोडक्शन को फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूं, और रिवाइज करने के बाद प्रकाश से रिलेटेड इस चैप्टर का हम अध्ययन करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की संवेदना को प्रभावित करती है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, देख पाना संभव नहीं होगा। प्यारे बच्चों, प्रकाश निर्वात अथवा वायु दोनों में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से क्या होता है, चलता है। अब जो है प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप यह देख सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड भी एक चिकना तल है। इस पर प्रकाश पड़ने पर यह रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे नेत्र तक पहुंचता है, जिससे हम किसी वस्तु इस पर लिखी हुई चीजों को हम स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं। अब प्यारे बच्चों,
प्रकाश के परावर्तन के नियम की हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब प्यारे बच्चों, हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे पास एक ये चिकना तल है, या हम कह सकते हैं कि कोई पॉलिश किया हुआ तल है, या कोई दर्पण भी है, समतल दर्पण है। इस पर जो है कोई प्रकाश आपतित होती है। जो प्रकाश आपतित होती है वो देखिए परावर्तित हो जाती है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है, ये अभिलंब है। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम होता है आपतन कोण। ये आपका आपतन कोण है जिसको आई कहते हैं, ये परावर्तन कोण है जिसको हम आर कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, परावर्तन का नियम आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। प्यारे बच्चों, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियमों को हम परावर्तन का नियम भी कहते हैं, जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। अगर किसी कांच की प्लेट पर उसके एक साइड से किसी रेड ऑक्साइड नामक पदार्थ का अगर लेप कर दिया जाता है तो प्रकाश की किरण इस पार से उस पार नहीं जाती है, उसके एक तल से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब दर्पण जो है समतल भी होता है और गोलीय भी होता है। तो समतल दर्पण जो है एक प्लेट है कांच का, उस कांच की प्लेट के एक तरफ अगर रेड ऑक्साइड नामक पदार्थ से हम कलई कर देते हैं तो प्रकाश की किरण जो है उस पार नहीं जा पाती, उसके एक ही तल से परावर्तित हो जाती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण के आगे गोलीय दर्पण। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। हम एक गोला ले लें, कांच का एक खोखला गोला ले लें और कांच के खोखले गोले को दोनों साइड से कट कर दें। कट करने के बाद कांच के उभरे हुए तल पर कलई कर दें और दबे हुए तल पर कलई कर दें। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक को हम अवतल दर्पण कहते हैं और दूसरे को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम उसको चित्र के माध्यम से प्यारे बच्चों हम समझने का प्रयास करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गौर से यहाँ देखें, आप इसको देख सकते हैं प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण को। ये एक कांच का देखिए खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले को यहाँ से कट कर लिया गया। ये गौर से देखिए, यहाँ से इसको क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। जो गोले का ये जो केंद्र होता है इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। अब जो है यह एक कांच का खोखला गोला है। इस खोखले गोले को ऐसे कट कर लिया गया। कट करने के बाद इसके उभरे हुए तल पर कलई कर दिया गया, यानी रेड ऑक्साइड नामक पदार्थ का लेप इस पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब जो है उभरे हुए तल पर कलई कर दिया गया और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, जिसको कनकेव मिरर के नाम से हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, किसके नाम से हम जानते हैं, कनकेव मिरर हम उसको कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम जो है कट करने के बाद इसके दबे हुए तल पर हम कलई कर दें और उभरे हुए तल से अगर परावर्तन हो तो इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, या इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसको हम कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम जो है कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इस प्रकार हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण से किस प्रकार अवतल और उत्तल दर्पण को प्राप्त करते हैं। यानी गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग
आपका अवतल और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर कलई होता है, दबे हुए तल से परावर्तन होता है, और उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर कलई होता है और उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है। इस प्रकार आप समझेंगे प्यारे बच्चों, जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा जो है उत्तल दर्पण होता है। अब इसमें हम कुछ चीजों का अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों। आप गौर से देखेंगे इस फिगर में हम अवतल दर्पण को लेते हैं, इसके कुछ भागों को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास ये क्या है, अवतल दर्पण। अब जो है ये जो वक्रता केंद्र वाली जो रेखा जा रही है और ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है जिसको हम ध्रुव कह रहे हैं, यानी ये जो वक्रता केंद्र वाली रेखा ध्रुव को जिस दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिला रहे हैं इस रेखा का नाम होता है प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब प्यारे बच्चों हमको समझना है कि जो इस गोले का जो केंद्र था इस केंद्र को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। अब जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसको हम दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोकस कहा जाता है। ये आप गौर से देखेंगे, अवतल दर्पण का यह क्या है, फोकस है, और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये रेखा क्या है, इसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र C से लेकर के ये जो आप ध्रुव देख रहे हैं इस ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है। क्या आप समझे हैं, वक्रता केंद्र C से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या हम कैपिटल R कहते हैं। फिर प्यारे बच्चों फोकस से लेकर के और ध्रुव तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं, जिसको फोकस दूरी के नाम से हम जानते हैं। तो दो चीज हमें यहाँ जाने कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और हम जो है फोकस दूरी को जो है स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले क्या हम आगे हम इसको बढ़ेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। आपने क्लास 10th में भी प्यारे बच्चों पढ़ा होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और अगर वक्रता त्रिज्या में हम संबंध निकालते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो है वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के मध्य में होता है। कहाँ होता है, वक्रता केंद्र C और ध्रुव के मध्य में F होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो अगर गोलीय दर्पण में उत्तल या अवतल दोनों में हम लें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन हम लें, तो निश्चित तौर पर फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। प्यारे बच्चों फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब जो है लास्ट है इसका दर्पण का समीकरण। प्यारे बच्चों आप 9th और 10th की कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि गोलीय दर्पण चूंकि दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। दोनों दर्पणों के लिए जो है अगर आप फोकस दूरी का व्यंजक निकालेंगे तो प्राप्त होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के क्या होता है, बराबर होता है। अब प्यारे बच्चों आप समझेंगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो जो है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक और ऋणात्मक होती है, ये चिन्ह परिपाटी है। आप देख सकते हैं अगर हम अवतल लेते हैं तो ये देखिए F बाएं तरफ पर पड़ता है निर्देशांक के, जिधर यह ऋणात्मक हो जाएगा। अगर उत्तल लेते हैं तो यह इधर पड़ जाएगा और इधर एक सच क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की उसके अपोजिट फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा इसको एक बार पुनः आप रिवाइज हम कर दें, ताकि अभी आज हमारे क्लास के दौरान ही आपको ये सारी चीजें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए और आपको याद हो जाए
तब जो है हम जो है ड्राइवेशन को स्टार्ट करेंगे। हम पहले ड्राइव करेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम ड्राइव करेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उत्तल के लिए भी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है और अवतल के लिए भी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। यानी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का ही सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को एक बार पुनः हम रिवाइज करते हैं। बहुत ध्यान से आप अगर सुनेंगे तो निश्चित तौर पर क्लास में ही जो है आपको ये याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो जो आज हमारा चैप्टर है, आप चैप्टर का कंटेंट देख सकते हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है। किरण प्रकाशिकी के बारे में हम पढ़ेंगे और प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले भाग को पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाशिकी को पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए, ऑप्टिकल रेज को पढ़ने के लिए हम जो है आपके सामने सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। जो हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते आए हैं, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करने के बाद पुनः इस चैप्टर को सतत तरीके से और बेहतर ढंग से हम तैयार करेंगे। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अधिक नंबरों के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं रिवाइज करता हूँ अभी पूरा। प्रकाश, आपको याद हो गया प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की संवेदना को प्रभावित करती है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का देख पाना संभव नहीं है। अभी आप हमको देख पा रहे हैं तो इसका कारण प्रकाश है। प्रकाश की अनुपस्थिति में आप देख पा रहे हैं। अभी हम जो है प्रकाश को बंद कर दें, लाइट को ऑफ कर दें तो आप हमको नहीं देख पाएंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। दूसरी चीज है, आगे हम अभी पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में जनरल हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात अथवा वायु दोनों में चल सकता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है और प्रकाश की चाल को हम स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं तो c = 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के क्या होता है? बराबर होता है। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है प्रकाश के बाद प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको हम समझेंगे कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, फिर से हम सुनेंगे। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमने चित्र के माध्यम से आपको यहाँ समझाया कि अगर कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो यह परावर्तित हो जाता है और इसके बीच में खींचा गया क्या? ये अभिलंब है। तो आप जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम है। पहला नियम है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे, परावर्तन के ये दो नियम हो गए। आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से। आपतन कोण को स्मॉल I से और परावर्तन कोण को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन है। हमने समतल दर्पण को भी बताया। एक कांच की प्लेट को एक तरफ अगर रेड ऑक्साइड नामक पदार्थ से लेप लगा दिया जाए तो प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाती, जिसके प्रकाश परावर्तित हो जाती है। तो अब उस कांच की प्लेट को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद हम गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर को पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर एक खोखला जो है गोला होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसके कुछ भाग को हम कट कर लेते हैं और एक उभरे हुए भाग को कलई करते हैं। दबे हुए तल से जब परावर्तन होता है तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगर दबे हुए तल पर कलई करते हैं, उभरे हुए तल से परावर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर होता है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो प्यारे बच्चों, स्पष्ट रूप से आप समझेंगे। हमने दिखाया भी कि यहाँ हमने एक गोलीय भाग बनाया था, इससे कुछ भाग ऐसे कट कर लिया हमने, तो देखा आपने कि उभरे हुए तल पर कलई करेंगे और दबे हुए तल से परावर्तन हम करेंगे तो ये अवतल दर्पण होगा।
और जो है दबे हुए तल पर कलई करेंगे, उभरे हुए तल से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण होता है। इस आधार पर हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा जो है उत्तल दर्पण होता है। अब प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण में बहुत सी सारी चीजों को हमने समझा। दर्पण का जो है मध्य बिंदु जो है, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो P ध्रुव होता है और ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोले का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को हम मिलाते हैं तो उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में आपका फोकस होता है और फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और हम फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम ये जानेंगे चित्र के अनुसार चिन्ह परिपाटी लगा करके हम समझेंगे कि हम ये देखेंगे चिन्ह परिपाटी में कि अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी उसके बाएं तरफ है जिधर x ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर हम उत्तल दर्पण लेते हैं तो चिन्ह परिपाटी से देखेंगे कि उसमें फोकस x अक्ष की धन दिशा में हो जाएगा, जहाँ x अक्ष की धन दिशा में अर्थात फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चों, तो हम जानेंगे कि फोकस दूरी को स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर हम संबंध बनाएं तो हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में चूंकि फोकस होता है, इसलिए फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। F बराबर कैपिटल R बटा के क्या होता है, दो होता है। F बराबर कैपिटल R बटा 2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा के 2 होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम दर्पण की समीकरण की बात करते हैं। दर्पण की समीकरण का मतलब दर्पण की फोकस दूरी का व्यंजक होता है, या इसी को हम U, V और F में संबंध कहते हैं। अगर किसी वस्तु को दर्पण के हम बाईं तरफ रखते हैं तो वो दर्पण से वस्तु की दूरी U कहलाती है, और जहां प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। और आपने देखा है कि फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी F कहलाती है। अगर इन तीनों में संबंध बनाया जाए, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो सबके लिए प्राप्त होता है 1 बटा के F बराबर 1 बटा U प्लस 1 बटा के V होता है। तो इस कक्षा में, आज की जो कक्षा में हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको जनरली हमने आपको पढ़ा दिया और हम अगले कक्षा में हम आपको लेकर के आएंगे। हम फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे प्राप्त करते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे प्राप्त करते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको आज का जो ये हमारी कक्षा पसंद आया होगा। तो हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर के आप उसको जरूर लिखेंगे। अगर कोई सुझाव है तो उसको भी देंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको भी मैसेज बॉक्स में लिखेंगे, जिसको हम आपको क्लियर कर देंगे अगली कक्षा में आने पर। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।